नमस्कार आप सभी को और जोहार। तो जैसा कि जेपीसी सीडीपीओ का आपने पेपर दे दिया है, 10 तारीख को ये आयोजित थी और झारखंड बनने के पश्चात ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ हमारे यहाँ ये सीडीपीओ की वैकेंसी आई है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, खासकर ये महिलाओं के लिए, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है। और इसी कारण है कि यहाँ पे 50% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो खैर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, क्योंकि हालांकि हालिया के वर्षों में देखा जाए 2016-17 के बाद से जितने भी जेपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो छठा जेपीएससी हो या सातवां जेपीएससी हो या हाल में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, इवन जो पीटी का बैकलॉग एग्ज़ाम्स हो, तो कुल मिलाकर 5 एग्ज़ाम्स जेपीएससी ने लिए सिविल सर्विसेज के तर्ज पर। और इसमें से ये अब तक का, जहाँ तक एनालिसिस में पाया गया है, ये वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब सबसे टफेस्ट पेपर रहा है। ठीक है। लेकिन चूँकि वैकेंसीज़ कम है, सीट कम है, तो फिर भी कट ऑफ ठीक ठाक जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। खैर जो भी हो, हम यहाँ पर बिना अतिरिक्त समय ज़ाया करते हुए जो जितने क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो विवादास्पद हो सकते हैं। ठीक है। तो उसे भी मैं आपको बता दूंगा। और इस सीडीपीओ एग्ज़ाम से हम क्या टेक अवे कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है। सफल होते हैं वो लोग, कितना सीख पाते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन यदि आप चूक हो जाते हैं, आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, तो आपके लिए सीखने को ये बहुत कुछ छोड़ जाता है। हालांकि सीखने को कभी इस चीज़ पर नहीं तरजीह देना चाहिए कि कोई इंसान इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया है तो वो नहीं सीखना चाहिए। सभी के लिए एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की। तो यहाँ पे वर्ष पूछा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये काफ़ी मतलब बहुत ही एक प्रसिद्ध योजना है, काफ़ी पॉपुलर स्कीम है भारत सरकार की। और ये आपकी योजना से जो सवाल पूछा गया है, इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2015 में। ठीक है। और 2015 में एग्जैक्टली कब की गई थी, तो ये 22 जनवरी को की गई थी। 22 जनवरी को ये योजना शुरू की गई थी, तो इसीलिए इसका उत्तर जो होगा 2015 होगा। ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है पूरे जीवन काल में शिशु लिंगानुपात में जो कमी जो होती है, ठीक है, उसे रोकने में मदद मिलती है। और ये महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो उनके जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। हमारा जो सवाल है वो पूछा गया है कि भारत में बाल विकास अधिकारियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ठीक है। एंड विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट इन इंडिया। मतलब चाइल्ड राइट इन इंडिया जो है यहाँ पर, ठीक है, बाल अधिकारों की निगरानी के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है। तो इसका जो जवाब होगा आपका एनपीसीआर होगा। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, एनसीपीसी होगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है। इसका जो उत्तर होगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसे कि हम एनसीपीसी भी बोलते हैं। एनसीपीसी अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये कमीशन है, जिसे कि हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है। और ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एक्ट 2005 के तहत, इसे एक्ट 2005 के तहत शुरू किया गया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब है भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ये आपका पॉलिटी से सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी बेसिक सवाल है, काफ़ी इंट्रोडक्टरी सवाल है ये। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा भाग 2। चौथा सवाल है कि भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका, जिसे कि पीआईएल कहते हैं, ठीक है,
पीआईएल काफ़ी बहुत आपने टर्म सुना होगा। अभी जो हालिया में जो जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल सर्विस का, उसमें पीआईएल काफ़ी उछल के सामने आया था कि अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी। तो इसकी जो अवधारणा है, ठीक है, इनमें से किस मतलब जो जुडिशरी जो यूनिट है उसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में किससे मिलकर बनेगा। तो अनुच्छेद 1 वेरी बेसिक सवाल है, ये आपसे एक बार फिर से पूछ चुका है पॉलिटी का। इससे मैंने उससे पार्ट से रिलेटेड पूछा, भाग से रिलेटेड पूछा है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 1 के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑफ कोर्स जो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा उपयुक्त में सभी। ठीक है, उपयुक्त में सभी। इसके अलावा ये हमने 5 सवाल इस पेज में हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हमारा जो छठा सवाल जो है यहाँ पर छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी प्रियम्बल में जोड़ा गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये जो सवाल है आपका पॉलिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो आंसर होना चाहिए 2 और 4 होना चाहिए, क्योंकि जो ये जो 42वां संविधान संशोधन नियम जो हुआ था, ठीक है, उसमें 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। ये आपको शायद पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ये भी काफ़ी बेसिक सवाल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में प्रियम्बल से सवाल आपके पूछने ही पूछने हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक था आपका सोशलिस्ट, एक है आपका सोशलिस्ट, ठीक है, दूसरा था आपका सेकुलर और एक था इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द जो जोड़े गए थे कब, प्रियम्बल में। समाजवादी हो गया, एक धर्मनिरपेक्ष हो गया और एक हो गया अखंडता। अखंडता तो है नहीं इसमें, 2 और 4 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। दूसरा है कि 1950 और 60 के दशक में भारत में दलीय राजनीति के विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी। अगला का सवाल है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल, यानी ये डीपीएसपी जो कि काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब डीपीएसपी हो गया, प्रिम्बल हो गया, पार्ट्स हो गया, ये देखा जाए तो ये बेसिक सवाल ही बनते हैं इससे। तो बेसिक सवाल ही आपसे पूछा गया है, तो आपको इसमें भी आप बिना मतलब संकोच किए हुए आप इसमें उपयुक्त सभी यानी ऑल द एबव पे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम वेतन की बात कही गई है। ठीक है, डीपीएसपी में। और डीपीएसपी क्या है, ये हमारा आर्टिकल 37 के अंदर जो आता है, ठीक है, फंडामेंटल होता है ये हमारा। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे नवा सवाल है कि यदि लोकसभा में अध्यक्ष, ठीक है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी आपका के पद रिक्त हो तो पद के कर्तव्य का पालन कौन करेगा। इफ़ द पोस्ट ऑफ द लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर बोथ वैकेंट, यानी दोनों ही पद खाली हो जाए तो कोई तो होगा जो उनके जगह लेगा, उनकी जगह काम करेगा। तो वो होता है कि कोई वैसा मेंबर, ठीक है,
जिसको कि लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि लोकसभा से वो चुने और उसे जिम्मेदारी दे कि भैया अभी अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो आप ये जिम्मेदारी संभालिएगा, ठीक है। फिर ये पंचायत की संवैधानिक मान्यता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिकॉग्निशन देने के बाद सबसे प्रथम समिति कौन सी थी? तो इसका जो जवाब होगा वो एल.एम. सिंघवी कमेटी थी। तो ये थोड़ा-सा ये मेरे नज़र में भी विवादित क्वेश्चन है कि अब जेपीएससी किसे ये आंसर देगी। तो मैं इस सवाल को मैं होल्ड करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा एल.एम. सिंघवी होगा। बाकी इसे हम जेपीएससी पर छोड़ते हैं, क्योंकि कमीशन को बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिससे हम कमीशन के साथ ही जाना पड़ता है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, ठीक है। अब चूँकि इम्पीचमेंट जो होता है, ठीक है, जब उनके पद का जो इम्पीचमेंट होता है या महाभियोग होता है, तो वो किस तरह की प्रक्रिया है, उसकी बात की गई। न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद में विधायी प्रक्रिया है या संसद में कार्यकारी प्रक्रिया है। तो ये आप सभी जानते हैं, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, जिसे कि हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया? ये भी काफ़ी इजी सवाल है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे संविधान में शामिल तो किया गया था, लेकिन किस कमेटी ने इसे बोला था? तो ये आपका स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि भैया कि मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। और ये बेसिकली ये 1976 में आई थी, ठीक है। 1976 में कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और इसके तहत ही मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए बनाया गया था, जिसकी आवश्यकता उन्हें अनिवार्य था, ठीक है। आंतरिक आपातकाल जो था ये महसूस किया गया था 1975 से, जो 77 का जो आपका इंटरनल इमरजेंसी था, जिसे कि हम आंतरिक आपातकाल बोलते हैं, तो उसके बाद इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है। और इसमें बेसिकली 11 मतलब इसमें जो जो आपके क्या क्या आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आप भली भांति वाकिफ़ होंगे उनसे। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि हु इज़ द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो इसका जवाब होगा सुदेश बेरी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, सुमन बेरी। नीति आयोग हाल के दिनों में आपको ये पता है कि नीति आयोग की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है। नीति आयोग ये जो हमारा जो 5 ईयर प्लानिंग जो चलता था, ठीक है, उसके बाद उसे ख़त्म जब कर दिया गया तब फिर ये नीति आयोग का कंसेप्ट आया। और ये कब आया था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2015। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2015 में ये और किया गया था। और इसके पहले इस तरह के जो कार्य कौन सी आयोग करती थी, तो वो थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, और इस पे काफ़ी सवाल भी हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। और इसके जो चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम साहब होते हैं, है ना, पीएम इनके चेयरमैन होते हैं। और वाइस चेयरमैन अभी इसमें सुमन बेरी हैं, सीईओ इसके वी.वी.आर. सुब्रमण्यम हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है हमारा कि विच निम्नलिखित में कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है, ठीक है। वित्त आयोग अनुदान यानी वित्त आयोग जो सेंट्रल का होता है, जो वो हमें कुछ अनुदान देती है, सहायता करती है। तो उसमें से इनमें से कौन सा जो कथन है, कौन सा जो चीज़ सही है उसके दौरान? तो इसका जवाब होगा हमारा जो संविधान के अनुच्छेद 275 एक प्रावधान के तहत जो योजनाएं हैं वो आती हैं, ठीक है।
सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ठीक है, सरकार जो अपना व्यय करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, मतलब उसके अंतर्गत ही आता है। तो होगा जो हमारा जो वेतन होता है, पेंशन होता है, ब्याज होता है, अनुदान और सब्सिडी पर व्यय होता है, ये सभी हमारा सरकारी व्यय में शामिल होता है। अब है कि 2020 से 21 के दौरान ये थोड़ा सा डीप सवाल आपके लिए हो सकता है, इकोनॉमिक्स से, करंट में भी इसमें वेटेज है। 2020 से 21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8 थी, ठीक है। 2021-22 में यानी अगले साल ये बढ़कर 9.1 हुई। बाद में ये 2022-23 में कितनी हुई? तो इसका जवाब आपको 7 मिलेगा। ये भी आप काफ़ी आसान सवाल है, क्योंकि जीडीपी पे अक्सर सवाल होते ही होते हैं। फिर है 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान किसी विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण है? ठीक है, तो 12वीं योजना जो आई थी, ठीक है, 12 कमीशन जो आई थी, तो हर एक जो कमीशन आती है पहले तो रिपोर्ट लेकर आती है, प्लस वो जो नेक्स्ट जो जो प्रीवियस जो उसके जो कमीशन रहते हैं उसकी रिपोर्ट भी लेकर आते हैं। तो इसके अनुसार जो कहा गया है कि जो उस दौरान जो 11वीं जो कमीशन था उसके तहत जो भी कृषि सफलता हमें मिली, कृषि विकास देखने को मिला, तो वो किन कारणों से देखने को मिला था? तो उसका जो जवाब होगा आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ठीक है। और 12 फाइनेंस कमीशन कब आया था? ये आपका 2002 में आया था। ट्वेल्व फाइनेंस कमीशन 2 में आया था, और 12 जो आपका प्लानिंग कमीशन, 12 प्लानिंग कमीशन ये आपका 2012 से 17 तक था। अब है कि 6 इकोनॉमिक सेंसस, ठीक है, 6 इकोनॉमिक सेशन, ये भी एक बात आपको नया टॉपिक आपको देखने को मिल गया कि इकोनॉमिक सेंसस के बारे में भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर भी आधारित आपको सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, एक बार ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के जो अधिकतर सवाल होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, क्योंकि वो डाटा पर चलते हैं, ठीक है, वो बेसिक कंसेप्ट की बात होती है, और अधिकतर इकोनॉमी जो है ये निरंतर एक प्रोग्रेस है, कंटिन्यूटी है। तो इसीलिए इसमें देखिएगा क्या रिपोर्ट हो गया, क्या प्रोग्रेस देखने को मिला, क्या डाटा आया निकल कर, तो इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही यहाँ पर सवाल घूमते नज़र आते हैं। तो छठी आर्थिक जनगणना ये आपका कब आया था? ये आपका बेसिकली आपका ये 2014 में आया था, ठीक है, 2014 में ये योजना आई थी, और इसमें इसके हिसाब से ये एकदम बेसिक डाटा इसने डाल दिया है। पीआईबी के आपको वेबसाइट पर भी ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, जिसमें कि ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सेदारी बताई गई है। तो एक का आपका 59.48 हो जाएगा, और दूसरे का 40.52 हो जाएगा। अगला सवाल है कि शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्याय व्यवस्था का प्रतिशत क्या था? तो रंगराजन कमेटी जब आप पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में जाकर, तो उसमें आपको जो जवाब सही मिलेगा वो मिलेगा ए 49%, 49%, और असाधारण मामलों में ये 74% तक जा सकता था, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये काफ़ी फेमस सवाल है, माफ़ कीजिएगा, फेमस स्कीम है, प्रसिद्ध स्कीम है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये शुरू की गई थी। और ये कब शुरू की गई थी?
तो ये आपकी शुरू की गई थी लॉकडाउन के समय, ठीक है, ये बात रखिएगा। पीएम प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, ये शुरू की थी पैंडेमिक के समय शुरू की गई थी 26 मार्च 2020। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। स्कीम के भी इर्द गिर्द आपको काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे जो बेनिफिशियरी देने की बात की गई थी, ठीक है। इसके तहत 5 kg जो अनाज जो देने की बात हुई थी, इस तरह के और भी सारे इसके अंदर प्रावधान बनाए गए थे। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। देखिए गांव में क्या होता है ना, गांव मतलब ज़मीनों को लेकर लोग काफ़ी आसक्त होते हैं, तो ठीक है। तो गांव में जो ये प्लानिंग होती है, रूरल प्लानिंग की जाती है, लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि बिना लैंड रिकॉर्ड्स के तो आप कुछ कर नहीं सकते, कहीं पर भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते। तो उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए तथा जिससे कि जो भूमि संबंधी जो विवाद है वो भी कम हो जाए, तो उसके लिए कौन सा जो इसमें योजना है इस चीज़ को प्रोत्साहन देता है, इस चीज़ को एक सुरक्षित प्रदान करता है, तो वो है आपका स्वामित्व स्कीम, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका ये जो स्वामित्व स्कीम है ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्कीम है, और इसका जो फुल फॉर्म जो आप जानने का प्रयास याद कर सकते हैं। स्वामित्व, इसका होता है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ improvised टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य बेसिकली होता है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के और राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार का अभिलेख तैयार करती है, रिकॉर्ड को तैयार करता है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है कि विवादों को कम करना है, संपत्ति का निर्धारण करना है, नक्शों का निर्माण करना है, तो यही इसका बेसिक मूल फंक्शन होता है। अब है कि करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हैपेंस टू बी, यानी वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण जो इनकम होता है वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है विदेश से धन प्रेषण करना, ठीक है, रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड। फिर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडी योजना का उद्देश्य नहीं है। देखिए सवाल मतलब स्कीम से भर भर कर सवाल पूछे गए हैं। यानी इसका है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। पहला है कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ये ऑफकोर्स तो इसका लक्ष्य तो है ही, इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है।
मृत्यु दर, रोगनियंत्रण, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, ये भी इसका है। बच्चों में उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, ये भी सही, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इसके एक उद्देश्य में इससे ही है। अंतिम है कि माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। तो आप जब इसका WCD की वेबसाइट पे जाके देखिएगा तो इसमें कहीं से भी ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, यानी उसके लक्ष्य में नहीं दिखेगा, यानी माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना इसके उद्देश्य में से नहीं है। थोड़ा सा हम ICDS स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं कि ICDS स्कीम जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कहिए या एकीकृत बाल विकास सेवाएं कहिए, ठीक है। ये जो स्कीम आया था ये 2 अक्टूबर 1975 को आया था, यानी बेसिकली इंदिरा गांधी के समय ही लाया गया था 2 अक्टूबर, यानी बापूजी के जन्मदिन में। और आपसे यहाँ से ये सवाल पूछ सकता है कि किनके कार्यकाल में लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, ठीक है। फिर है कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले भारत में है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा भारत में जो जैविक किसानों की जो संख्या है ना वो पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, C नंबर। भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति दर क्या थी, ठीक है। होलसेल इन्फ्लेशन रेट जो था इंडिया का फाइनेंशियल 2022 के दौरान क्या था, तो ये था आपका 10.0। ये सब डाटा जो होते हैं ना ये बेसिकली आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे, बजट में मिलेंगे, ठीक है। या कोई भी सरकारी वेबसाइट जो होता है PIB बहुत ऑथेंटिक सोर्स है उसमें मिलेंगे, तो उसमें आपको ये सब चीज़ देखने की आवश्यकता है।